हेलो गाइस, मैं ललित कुमार। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ एटमॉस्फेयर का टॉपिक यानी वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाली डिफरेंट गैसेस के आवरण को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो देखिए, नाइट्रोजन है 78%, सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई गैस एटमॉस्फेयर में मिलती है तो वह है नाइट्रोजन। फिर है ऑक्सीजन 21%, फिर ऑर्गन 0.9%, फिर CO2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03%, और ओजोन का जो है वो है 0.4 टाइम जीरो, फिर 5%। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हमें वायुमंडल में क्या होता है ना, ये लेयर्स मिलती हैं पृथ्वी से, यानी अर्थ से जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पे अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम ऊपर से अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इनको याद रखने का जो ऑर्डर है वो हम ध्यान रखेंगे, इससे एक्जिम एसटी। ठीक है, जैसे आपने देखा हो मूवीज में जाते हैं सिनेमा हॉल में तो वहां पे लिखा होता है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट से ही हमें ध्यान रखना होगा एक्जिम एसटी। ठीक है, एक्जिम एसटी का मतलब क्या है? ई एक्स का मतलब है एक्सोस्फीयर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं बहिर्मंडल। आयनोस्फीयर दूसरे नंबर पे, फिर है इसे हम कहते हैं आयन मंडल। फिर है मेसोस्फीयर, ये है मध्य मंडल। फिर है ये स्ट्रेटोस्फीयर, इसे हम कहते हैं समताप मंडल। और फिर ये है लास्ट में इधर ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। यानी ये इनके ऊपर से नीचे आने का जो है ऑर्डर है, पहले एक्सोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए ये जो इनका ऑर्डर है किस वे में है, तो ये एक मैंने चार्ट बनाया है इसमें पूरा डायग्राम के साथ में कि किस तरह से है। तो ये पृथ्वी से जब हम अर्थ से, ये है हमें भी यहाँ पे अर्थ यानी 0 किलोमीटर पे खड़े हैं। ठीक है, जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ये लेयर्स मिलेंगी। तो कौन कौन सी लेयर्स मिलेंगी? सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है यानी समताप मंडल, फिर ये है मेसोस्फेयर, फिर ये आयोनोस्फेयर या इसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, और फिर लास्ट में मिलता है हमारे पास एक्सोस्फेयर या इसे हम कहते हैं बहिर्मंडल। ये जो एटमॉस्फेयर है आपका 0 से 2000 किलोमीटर तक ही जो है आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके ऊपर जाएंगे तो फिर वहां पे हमें क्या मिलेगा? अंतरिक्ष यानी स्पेस मिलता है। अब ये जो जितने भी स्फीयर्स हैं, जैसे आप देखेंगे जब हम 0 किलोमीटर से, अगर हम, पृथ्वी क्या है हमारी, जो है इलिप्टिकल में वे में है, यानी कि वलयाकार पर्वत में है। ठीक है, इलिप्टिकल वे में है, तो देखिए चपटी है दोनों ध्रुवों से। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पोल्स यानी इक्वेटर से, जब हम पोल्स से अगर हम ऊपर जाएंगे, पोल्स पे क्या होगा आपको? जब वो चपटी है तो ये 8 किलोमीटर तक ऊपर की रेंज में लेगी, और जब हम इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तब ये जो स्फीयर मिलता है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये जो ट्रोपोस्फियर है यहाँ पर आपको जितना भी क्या क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलेंगी, जो फिनोमेना यहाँ होती हैं। एक तो आंधी आएगी यहाँ, ठीक है, तूफान यानी जितना भी साइक्लोन्स हो गए, एंटी साइक्लोन, चक्रवात, प्रति चक्रवात। ठीक है, इसके अलावा बादलों का बनना यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, रेन, बारिश होना, बिजली चमकना, ये सब जो फिनोमिना है, ये जो घटनाएं हैं, ये सब किसकी हैं? ट्रोपोस्फेयर की। ये सब घटनाएं होती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं मौसमों का रंगमंच, या ऐसे हम कहेंगे स्टेज ऑफ सीजन। ठीक है, ये जो एरोप्लेन्स है, जैसे एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जो है इस स्फीयर में उड़ना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे वायु का क्षैतिज वेग यानी एयर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर वायुयान उड़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये जो इस स्फीयर में है आपका, अगर इस स्फीयर में हम 1 मीटर अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो 0.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आती है। इसका मतलब क्या है? जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस टेम्परेचर के जो कम होने का जो रेट है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, या ऐसे हम कहते हैं सामान्य तापह्रास। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज से प्रेशर चेंज होता है, जिससे मौसम संबंधी जितनी भी वेदर संबंधी घटनाएं, जितनी भी इंसिडेंट्स हैं, फिनोमिनान है, वो उससे जो है संभव होती हैं, उसी से जो है। देखिए, अब इसके बाद इतनी बातें हमें स्ट्रोपोस्फीयर में ध्यान रखना है। स्ट्रोपोस्फीयर के बाद फिर आते हैं हम इसमें आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तापमान, समताप मतलब तापमान एक समान रहता है, यानी कि इस पूरे स्फीयर में आपको टेम्परेचर एक ही जैसा दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होता है? जो एरोप्लेन यहाँ पर नहीं उड़ सकते थे, यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा है, ना कोई विंड चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको वायुयान जो है आपको यहीं पर उड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर स्टेबल है, स्थिर है।
और यहाँ पे एयर की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बहुत ही मिनिमम है। इस वजह से एरोप्लेन्स कहाँ पे उड़ना पसंद करते हैं, जेट प्लेन्स, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे मौसमी गुब्बारे यानी सीजनल बैलून्स। ये जो मौसम के गुब्बारे हैं ये जो है आपको मौसम की जानकारी देते हैं पर्टिकुलर एरिया वाइज। जैसे कुछ नदियां वगैरह हैं, उन नदियों के किनारे आप देखेंगे तो आसमान में एक जलता हुआ एक गुब्बारा होगा, उस गुब्बारे में नीचे जो है आपको सेंसर्स लगे होंगे। उन सेंसर से हम ये पता करते हैं कि वहाँ की मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे। जैसे आपने देखा आकाशवाणी पे किसान भाइयों को प्रोग्राम वगैरह आते हैं तो वो लोग जो अपनी जानकारी देते हैं वो इन्हीं से इकट्ठे करते हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है कितनी रेंज तक होगा, तो 18 से 50 किलोमीटर तक, और इधर 8 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में जो है आपको ये स्ट्रेटोस्फीयर मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसी में हम आपको 30 किलोमीटर से 59 किलोमीटर तक की रेंज में एक लेयर मिलेगी, इसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, या इसे हम कहते हैं ओजोन परत। ठीक है, अब देखिए ये ओजोन परत जो है आपका, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। सॉरी, देखिए ओजोन परत यानी ओजोन लेयर, या इसको हम ओजोन जोन भी कहते हैं। ओजोन परत या इसे हिंदी में कहेंगे ओजोन मंडल। ये ऑक्सीजन के जो है इसमें 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, ओजोन क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ एक न्यूली जो है एक नवजात ऑक्सीजन जो है अगर इसमें जुड़ती है तो इसे हम कहते हैं ओजोन। इस ओजोन की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई जो यानी कि जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, इसकी मोटाई जो है आपको थिकनेस जो है इसको मेजर करते हैं हम किससे, डॉप्सन यूनिट से। ये जो ओजोन है, इस ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, ये हल्के नीले रंग की होती है और इसमें से मछली जैसी दुर्गंध आती है। ठीक है, इसका काम क्या है, सूर्य की जो सन की जो यूवी रेज है, यानी जो हानिकारक जितने भी आपकी हार्मफुल यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकने का काम है इसका। इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी का छाता यानी कि जो है अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज वो क्या होती हैं, ये वे किरणें हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज 3 टाइप की होती हैं, एक होता है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है, यूवी ए जो होती है ये 320 से 400 नैनोमीटर तक होती हैं, इनका एब्जॉर्प्शन जो है नहीं होता हमारे एनवायरनमेंट में। फिर है 200 से 320 नैनोमीटर तक इनका जो है पार्शली एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और यूवीसी जो है आपकी ये 200 से 280 नैनोमीटर तक होता है, इनका फुल्ली एब्जॉर्प्शन जो है हमारी ओजोन लेयर कर सकती है। फिर आते हैं यूजी, ओजोन परत का क्षरण जो है ये किस तरह से होता है, यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ओजोन विघटनकारी पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जो एक तो है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरो, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर एक है हेलोन्स, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक है मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो सीएफसी और एचएफसी है इनका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटिंग में, रेफ्रिजरेशन में करते हैं। हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका इस्तेमाल हम सॉल्वेंट यानी विलायक में करते हैं। और मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशी में, यानी जितने भी आपके कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो सीएफसी है इसमें जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है इसका सर्वाधिक क्षरण करता है ये ओजोन का। सर्वाधिक क्षरण जो है इसका कहाँ पे ओजोन के सबसे ज्यादा डिप्लीशन हुआ है, तो वह है अंटार्कटिका पे। यहाँ पे एक ओजोन होल बन गया है। ठीक है, एक बड़ा सा ओजोन होल का मतलब क्या है कि वहां पे ओजोन का जो डेंसिटी है वो ओजोन की डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, अच्छा, इससे जब डिप्लीशन हो रहा है तो इससे संबंधित कुछ इंटरनेशनल समिट्स भी हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, तो देखिए इसके संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन से संबंधित जो फर्स्ट समिट यानी कि प्रथम सम्मेलन हुआ है वो है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, 1985 में ये सम्मेलन समिट हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है एक समिट हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ये 1987 में हुआ है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस पर बैन लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। ओजोन परत में अगर 1% अगर ओजोन परत डिप्लीट होती है तो इसका मतलब है कि यूवी रेज जो होंगी 2% जो है वो बढ़ जाएंगी हमारे अर्थ पर आने के लिए। ठीक है, इतनी बातें हमें जो है इस ओजोन लेयर के बारे में ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। पृथ्वी जो है अर्थ पे लाइफ इसी के कारण है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कब आगे नेक्स्ट मंडल में, ये है 50 से 80 किलोमीटर तक की रेंज में है, इसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे तो आपने देखा टेम्परेचर एक समान रहता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा आपका, ये जो है टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही जो है यहाँ पे
ठंडा होने का काम करता है। ये जो है -100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, प्लस लिख गया है यहाँ पे, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जल्दी से कम होता है। यहाँ पर आपको टूटता तारा यानी शूटिंग स्टार, यानी कि ये क्या है, टूटते तारों की घटनाएं जो है वो आपको यहीं पे होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बादल भी मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉक्सी लुसेंट क्लाउड। ठीक है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से जो है माइनस में जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग 80 से लेकर 500 किलोमीटर तक की जो रेंज में होगा, इस स्फीयर को बोलते हैं आयनोस्फीयर या आयन मंडल, या हम इसे कहेंगे थर्मोस्फीयर या ताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, +500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आयनाइज्ड स्टेट में है, यानी कि जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं हमें, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये आयनाइज्ड अवस्था में है, यानी कि चार्ज पार्टिकल हैं इस आयन मंडल के अंदर। जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे हमारे पास कम्युनिकेशन स्टेबल होता है। जैसे हम जो एम वेव है, एफएम वेव है, ये सब वेव्स जो है यहीं पर आपका टकराती हैं ऐसे करके और फिर वापस जाती है। ठीक है, अच्छा ये जो है रेडियो वेव है, जैसे लॉन्ग वेव है, लॉन्ग वेव डी लेयर्स, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बनी हुई है। एक है मीडियम वेव, ये मीडियम वेव इसको बोलते हैं हम लोग ई लेयर, और शॉर्ट वेव ये है आपकी एफ लेयर। ठीक है, जैसे एफ एम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ई एम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इनका प्रभाव होता रहता है यहाँ पे। यही जो है इन लेयर से ही जो है आपको ये वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टाइप की लाइट दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं अरोरा लाइट्स, यानी इनको बोलते हैं रंगीन ज्योति। ठीक है, ये लाइट कैसी है कि जब यहाँ से नीचे से अर्थ से हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स आती हैं और यहाँ पे आयनिक वेव्स हैं, जब ये टकराती हैं आपस में यहाँ पर, तो एक इसका अंतरिक्ष में जो है, स्पेस में एक ग्रीनिश कलर की लाइट पैदा होती है। अगर कोई नॉर्थ पोल से खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको देखता है तो उसको बोलेंगे हम लोग अरोरा बोरोलिस, यानी उत्तरी ध्रुव ज्योति। और अगर ये लाइट जो है कोई सदर्न पोल से अगर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इसको देखता है तो इसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी दक्षिण, क्या नाम है, अरोरा दक्षिणी ध्रुव ज्योति। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, पूछ लेंगे आपसे कि अरोरा लाइट जो है कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे उत्पन्न होती है, तो आया ना स्फीयर की घटना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग फिर 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की जो रेंज है, यहाँ पर हमें मिलते हैं क्या, यहाँ पे मिलते हैं हमारे पास बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये जितने भी सैटेलाइट है आपका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने भी हैं वो हम लॉन्च करते हैं कहाँ पर, एक्सोस्फीयर में। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जो है आपके, जैसे देखिए एक तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट होता है, एक है पोलर सैटेलाइट, और एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो देखिए जो आपको दोनों पोल्स को मिलाते हुए अगर कवर करेगा तो इसे हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, पोलर। ठीक है, पोलर सैटेलाइट, जैसे जो ऑर्बिट है उसे हम पोलर ऑर्बिट कहेंगे, जो यहाँ पे सैटेलाइट बनाएंगे लगाएंगे उसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, और जो ये व्हीकल लेकर जाएगा सैटेलाइट को उसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और यहाँ जो सैटेलाइट लगेगा उसे हम कहेंगे जीएसएस यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और जो व्हीकल इसको लेके जाएगा उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फिर ये देखिए डायगोनल में जो है आपको एक मिलेगी ऑगमेंटेड ऑर्बिट बोलते हैं इसको। और ये जहाँ पे जो सैटेलाइट लगेगा उसे कहेंगे ऑगमेंटेड सैटेलाइट, और यहाँ जो सैटेलाइट को ले जाने वाला व्हीकल है उसे कहेंगे एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इतनी बातें जो है हमें इस एक्सोस्फीयर में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में हमें इतनी बात करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।